हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। तो मेरा नाम है रंजीत यादव और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 का पहला लेक्चर। तो प्यारे दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आज से आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यार अब ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत ही बेसिक होने वाला है और इस प्रकार से हम इस वीडियो को ले चलने वाले हैं प्यारे दोस्तों कि आपको उबाऊपन ना महसूस हो। यार इसके पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने क्लास 10 साइंस का जो था शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, तो कई सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर हमें शॉर्ट वीडियो नहीं, हमें फुल लेक्चर आप तैयार करके दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, डोंट वरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपका मैंने इसके पहले एक वीडियो लिया था इंट्रोडक्शन के बेस पे, मैंने उसमें बताया था कि मैं कैसे शुरू करने वाला हूँ। तो मैंने बताया था मैं लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों अपलोड करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, लॉन्ग वीडियो जो होगा उसमें क्या होगा कि आपको पूरे चैप्टर का जितना भी हेडिंग वाइज होंगे सीरियल से रहेंगे, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो आता है प्यारे दोस्तों उसमें मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सीरियल से लेता हूँ क्लास। दोस्तों जैसे आपने देखा था, मैंने ऐसा कुछ लिख कर आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है। तो मैं पहले ये बताऊँगा, सभी छोटे छोटे वीडियो जो हैं वही जुड़कर बड़े वीडियो का रूप ले रहे हैं। तो मैं एक दिन आकर पूरे टॉपिक का एक वीडियो में बता देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी पढ़ लेते हो तो आपकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, वो भी कम टाइम में। मान लीजिए कभी आपको आवश्यकता पड़ा किसी उस पर्टिकुलर हेडिंग की जो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको मेरा पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें बीच में कहीं हुआ वो टॉपिक और मैं अलग से यदि टॉपिक वाइज वीडियो शॉर्ट भी बना दे रहा हूँ, तो मान लीजिए आपको कभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत हुआ तो आप आसानी से कर सकते हो। तो यार घबराया ना करो, और वैसे मैं तो हूँ ही। तो आज से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे मेरा लेक्चर बनता चला जाएगा वो ज़्यादा बोझ हो जाएगा। नहीं तो मैं आप मतलब कि अगर सीरियल से मेरे साथ पढ़ते चलते हैं तो आप मतलब कि ज़्यादा कन्फ्यूजन होने से बच जाएंगे और आपका उबाऊपन भी महसूस नहीं होगा। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा साइंस का एनसीईआरटी बुक है उसमें पहला चैप्टर ही दिया है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर इसमें हम बात कर लेते हैं तो यहाँ हम जैसे ही आप बुक पढ़ोगे तो उसमें तमाम सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएगा, जिसमें ये भी लिखा रहता है प्यारे दोस्तों कि हम अपने आसपास जो प्रकृति है इसमें हम पदार्थों में विभिन्न रूप के परिवर्तनों को देखते हैं। यदि हम उन परिवर्तनों की लिस्ट बनाएं तो उन दोनों परिवर्तनों को हम दो भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से टॉपिक उठ के आता है कि पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। अब आपका जवाब होगा सर पदार्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये 9th की टॉपिक है। आप 9th क्लास के वीडियो अपलोड होने लगे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसमें क्या है दोस्तों, पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन, जिसे बोलते हैं फिजिकल चेंजेज, और रासायनिक परिवर्तन को बोला जाता है केमिकल चेंजेज। अगर अब बात कर लेते हैं हम भौतिक परिवर्तन की, तो आप भौतिक परिवर्तन को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पदार्थों का अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। यानी पदार्थ का अवस्था बस चेंज हो जाएगा, वही हमारा भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, क्योंकि आप कहेंगे सर जी हमें छोटे एक लाइन में नहीं चाहिए, हमें डेफिनेशन चाहिए, तो डोंट वरी यार, डेफिनेशन भी आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ दिया है पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते। पदार्थ तो वही रहते हैं लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी यदि पूरा पढ़ के मैं बताऊं तो पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। पदार्थ तो वही रहते हैं लेकिन उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बताऊं कि पहले ज़माने में आप जो महाभारत डाउनलोड होते थे, अपलोड होते थे, तो आप देखते होंगे जब भी भगवान को किसी की परीक्षा लेना होता था या उससे भिक्षा लेना होता था या उसकी कुछ भी चीज़ें जांचना चाहते थे, तो क्या करते थे, अपने रूप को बदल कर जाते थे ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। लेकिन यार वो तो अपना अवस्था चेंज किए थे ना। अगर हम बात कर लें उनके अंदर की शक्तियों को, तो उनके अंदर की शक्ति तो रहती थी ना, अंदर से तो वही है, कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन बस उनका रूप चेंज हुआ है, अवस्था चेंज हुआ है, बस यही परिवर्तन तो हम देखते हैं इसमें। यहाँ कहा है पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं। पदार्थ तो वही रहते हैं लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पलों की। तो जैसे मैं बर्फ़ का बात करूं तो बर्फ़ का पिघलकर जल में परिवर्तित होना,
ये एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे है भौतिक परिवर्तन, बस आगे की लाइनों को यदि हम पढ़ें तो आसानी से समझ सकते हैं, तो सीरियल से आप वेट करते चलिए प्यारे दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। और बात करें यहाँ जल का जमना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो अब आपका जवाब होगा या क्वेश्चन होगा कि सर जी आप खाली बता दे रहे हैं ये भौतिक परिवर्तन, हम पहचानेंगे कैसे? तो डोंट वरी यार, आगे की लाइन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कह रहा है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे सर जी संगठन भी बताइए। यार संगठन क्या होता है आपको मैं बता दूं कि कोई भी पदार्थ किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है, उसके अंदर के अवयव चेंज नहीं होने वाले हैं। तो यही है हमारा कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन, मतलब उसके अंदर की जो रासायनिक संगठन है वो नहीं बदलेगा, उसके अवयव नहीं बदलेंगे एवं उसका गुण भी नहीं बदलेगा। क्या है प्यारे दोस्तों, अगर हम जल की बात कर लेते हैं तो जल का फार्मूला होता है H2O। अब हमने बताया जल से यदि जल का जमना, जम जाएगा जल तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन बर्फ बना कौन था, यही जल तो बना था ना, तो ये भी हुआ H2O। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों अगर हम बात कर ले जल का, बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तित होना था, फिर बर्फ यही पिघलेगा, जल आएगा, तो वही फार्मूला हुआ। अब यहाँ बात कर लेते हैं जल का उबलकर वाष्प बनना। वाष्प बना कौन बना था, जल ही तो बना था, तब भी उसका फार्मूला H2O ही होगा। अगर आप बात करें हम इसके संगठन की, तो आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अवयव हैं, यानी संगठन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी, तो क्या इसका संगठन बदला? अब गुण की बात कर लेते हैं तो जल को हमेशा दोस्तों ठंडा माना जाता है, जल ठंडा रहता है तो बर्फ भी ठंडा रहता है। अब वाष्प यदि हम भाप को बात करें तो जब ठंडा हो जाता है तो वो भी, मतलब कि ऊपर जाकर जब ठंडा होगा तो वो भी जल का ही रूप लेगा। तो कुल मिला जुला कर हमें एक लाइन में डेफिनेशन देना है भौतिक परिवर्तन क्या है भाई। तो भौतिक परिवर्तन वह है, वह पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ वही रहते हैं लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आई होप आपके को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भौतिक परिवर्तन, और उसमें क्या होता था प्यारे दोस्तों, पदार्थों के संगठन एवं गुण नहीं बदलते थे। जैसे मैं आपको एक बात एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे एक कागज़ है, अगर मैं इस कागज़ को मोड़ दूं, उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या इसका संगठन बदल गया? क्या इस जो जिस पदार्थ से मिलकर बना था क्या ये बदल गया? नहीं प्यारे दोस्तों, अब भी वो कागज़ ही है। लेकिन अब बात करें यदि रासायनिक परिवर्तन की, तो कह रहा है पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुण भी बदल जाते हैं। यही प्यारे दोस्तों नोट पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, रासायनिक संगठन एवं गुण भी बदल जाते हैं। उसमें क्या होता था, नहीं बदलता था, केवल अवस्था चेंज होता था, लेकिन इसमें इसका रासायनिक संगठन भी, मतलब उसके अवयव जो है वो भी बदल गए और इसके गुण भी बदल गए। अब मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो कह रहा है कागज़ का जलना। यदि मैं इसी कागज़ को जला दूँ प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा आप देखेंगे, इसका रसायन चेंज हो जाएगा, रासायनिक संगठन इसका चेंज हो जाएगा। जैसे ये जलेगा क्या हो जाएगा कि ये राख में परिवर्तित हो जाएगा, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। ध्यान से देखिए, जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है जिसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे दोस्तों, और इसके बाद हम बात करें तो फलों का पकना, इसमें भी पदार्थों रसायन चेंज हो रहा है। पहले जो फल कच्चा होता है वो कैसा आता है, कसैला आता है, लेकिन जैसे ही पक जाता है वो मीठा आने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका रसायन चेंज हो गया और उसका गुण भी बदल गया। पहले कसैला आता था, अब हमें मीठा आने लगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों लोहे में जंग लगना। यार प्यारे दोस्तों, यदि आप लोहे को खुले में रख दे तो वो वायु में नमी के साथ संपर्क में जब आता है तो उस पर क्या होता है कि जंग लग जाते हैं, जंग की परत लग जाती है। तो क्या हुआ, उस लोहे पर नए पदार्थ का निर्माण हो गया कि नहीं? तो इसमें भी नए पदार्थों का निर्माण हो गया। इसे ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपको इसके डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यार यहाँ याद करने की कुछ बातें मैंने लिखा है। तो कहा गया है कि बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। अरे दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे लाइनें
लिख कर लाता हूँ ताकि आपको केवल और केवल लिखे लिखान मिल जाए और आप अच्छे से अपना नोट्स बना सकें। मैं यहीं एक बात और जिक्र करना चाहता हूँ, यदि आपको मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं हमसे। तो कह रहा है बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन बल्ब का फ्यूज हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। यार यहाँ से तो समझ में आ ही रहा है कि पहले क्या होता है कि फ्यूज अच्छे से बंधा होता है तो जल रहा है जब बल्ब, तो हमारा भौतिक परिवर्तन, लेकिन जैसे ही वो फ्यूज हो गया वो हमारा है रासायनिक परिवर्तन। अभी आगे जाएंगे तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन फ्यूज होने से क्या हुआ। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब उसमें वायु घुस जाता है तो जो उसका टंगस्टन होता है वो वायु से क्रिया कर लेता है। अब आपको जब आगे सब समझ में आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ नोट पॉइंट लिखा है कि सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न होते हैं। बल्ब के फ्यूज होने में यही रासायनिक अभिक्रिया कारण है प्यारे दोस्तों, यही इसके लिए जिम्मेदार है कि बल्ब फ्यूज हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आगे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो यार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्यारे दोस्तों अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि सभी रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो किनके द्वारा संपन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। तो यहाँ से हमारा एक यार नया टॉपिक जन्म ले लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस। तो अब यार यहाँ हम देख सकते हैं करा, जब पहले हम कुछ एग्जाम्पल से पहले इसको समझेंगे तब इसके डेफिनेशन की ओर चलेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ रटवाता नहीं हूँ। मैं आपको पहले फैक्ट बताता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन बताता हूँ ताकि सीधा दिमाग में घुसे। तो अब है हमारा, जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होगा और पदार्थ के संगठन और गुण भी बदल जाएंगे। अब यहाँ दिया गया है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं। तो यार प्यारे दोस्तों जब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये टॉपिक उठा कहाँ से रहा हूँ, आपके ही टेक्स्ट बुक में से उठा रहा हूँ। तो यहाँ देख रहे होगे कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो चमकदार श्वेत मतलब सफ़ेद लौ के साथ इसका दहन होता है। दहन का मतलब ये जलता है। उसके बाद करा, दहन के परिणाम स्वरूप जब ये जल जाता है तो श्वेत चूर्ण यानी वाइट पाउडर प्राप्त होती है। यह श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। प्यारे दोस्तों होता क्या है, जब आप मैग्नीशियम को जलाते हो तो क्या होता है कि वो वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद जब वो जल जाता है तो आपको जो सफ़ेद वाइट पाउडर मिलता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यार अब यहाँ से हम लोगों ने देखा, ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से इसकी परिभाषा को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको ये लाइनें बताया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, प्यारे दोस्तों एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थों, यहाँ आप लिख सकते हो नए पदार्थों। प्यारे दोस्तों नए पदार्थों आप लिख सकते हो, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अगर एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया किया है और बनाया है एक आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक हमारा नया पदार्थ है। और ये क्या है आप यहाँ समझ चुके हैं प्यारे दोस्तों। मैंने ये आपको इसलिए लिया, ये टॉपिक या ये लाइनें इसलिए बताया प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके ही टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रगड़ा क्यों जाता है। सॉरी दोस्तों, एक कीड़ा आ गया था यानी मच्छर। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रगड़ा क्यों जाता है। तो यार सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैग्नीशियम रिबन मान लीजिए आप कई दिनों से आकर रख देते हैं तो वायु के ऑक्सीजन से पहले ही क्रिया कर पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। जब वो काली परत जब तक छूटेगी नहीं प्यारे दोस्तों तब तक वो जलेगा नहीं। तो वही जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को रगड़ देते हैं तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत है वो हट जाता है, तब वो मैग्नीशियम रिबन जलता है।
तो आप कहेंगे सर जी आप ऐसे बता दिए, हम इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? तो आप सीधा बताओगे कि जब मैग्नीशियम रिबन पर मतलब कि मैग्नीशियम रिबन वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पर एक मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रगड़ा जाता है ताकि वही मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले छूट जाए, ताकि पहले छूटेगा तभी जलेगा प्यारे दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको मिलेगा तो मेरे शब्दों को रिपीट कर लीजिएगा, अन्यथा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा तो मैं उसमें उसका आंसर दे दूंगा। अब यहाँ है प्यारे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यार हम पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो कह रहा है निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना जा सकता है। यानी इसमें से जो आप प्रेक्षण दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर 2 या 3 किसी पदार्थ में मिल गए प्रेक्षण तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्या है? अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, उसमें से गैस निकलेगा प्यारे दोस्तों, ताप में परिवर्तन होगा और नए पदार्थों का निर्माण होगा। यदि इनमें से 2 या 2 से अधिक प्रेक्षण पाए जा रहे हैं किसी पदार्थों में तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो प्यारे दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको आगे के टॉपिक को बता सकूं। चलिए प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसके पिछले का। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे कुछ अभी डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं। प्यारे दोस्तों ये ऐसे परिभाषाएं हैं जो आपको आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें काम आने वाले हैं। यार पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहाँ इनके यूज होने वाले हैं आप खुद ही समझ जाओगे। तो यहाँ दिया गया है अभिकारक, रिएक्टेंट्स क्या है? तो कह रहा है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है इसे। तो अब उसमें कह रहा है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अब बात रहा है उत्पाद क्या है? तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है, जब इसके पहले जो भाग लेंगे उसे अभिकारक बोला जाएगा और उसके बाद जो नए पदार्थ बन रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? उत्पाद। यहाँ यदि हम बात कर लें मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो हमारा शुरू से ही एग्जाम्पल्स चला आ रहा है, तो ये दोनों क्या हैं? भाग लिए हैं अभिक्रिया में, तो इसे बोला जाता है अभिकारक। और प्यारे दोस्तों उत्पाद बनने के लिए एरो दिखाया जाता है, तो एरो के जो तीर की तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद, क्योंकि यही हमारा नया पदार्थ बना है। आई होप आपको अभिकारक क्या है उत्पाद क्या है समझ में आ गई होंगी। तो यार अब बात आते हैं इसी में आगे जब पढ़ेंगे तो अब आता है शब्द समीकरण क्या है, क्योंकि इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले में पढ़ना होगा शब्द समीकरण। तो कह क्या रहा है यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, जबकि अभिकारक आप जान चुके हैं कि तीर के पहले वाला और एवं उत्पादों को यानी तीर के बाद वाला शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। शब्द के माध्यम से मतलब हिंदी में जैसे आप लिखते हो ना वैसे शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यार, बार बार यही एग्जाम्पल हो रहा है तो यहाँ मैंने ले लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ प्यारे दोस्तों, देखिए हम यहाँ शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं, यही हमारा क्या है? शब्द समीकरण है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो प्यारे दोस्तों कह रहा है जब अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग तत्व और यौगिक पढ़ते हैं। तत्व में जैसे हाइड्रोजन हुआ उसका एक प्रतीक बना है H, हीलियम हुआ उसका प्रतीक बना है He, और उसके बाद यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है प्यारे दोस्तों। तो वही सब बात बोला जा रहा है यहाँ पे। जब अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र, जो यौगिक मैं नाम ले रहा हूँ उसी का नाम है रासायनिक सूत्र, यौगिक के सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल H, तो यहाँ मैंने लिख लिया है हाइड्रोजन का H2 लिखा है। ऑक्सीजन O2, अब कहेंगे सर हाइड्रोजन है तो केवल H लिखिए ना। नहीं प्यारे दोस्तों, हमेशा अणु के रूप में लिखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु के रूप में तत्व अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु ही अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये क्या हुआ प्यारे दोस्तों,
तो यहाँ पे हमारा बन के आ गया H2O, जल बन के आ गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की, Mg, और यहाँ हुआ है ऑक्सीजन O2। जब दोनों आपस में क्रिया करे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोग अभी बेसिक बातें समझते हुए आए हैं, क्योंकि हमें जो भी डेफिनेशन ज़रूरी थी। लेकिन यार अब यहाँ से शुरू होता है एक और डेफिनेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। क्योंकि यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो ये इसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में डिटेल चर्चा होने वाली है प्यारे दोस्तों, तो घबराइए नहीं, मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। अगर यार हम देखें यहाँ पे, तो इधर देखिए हाइड्रोजन कई ठो है, 2 ठो, ऑक्सीजन कई ठो है, 2 ठो, और इधर देखें तो हाइड्रोजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 1 ठो है। यार यहाँ तो ऑक्सीजन 2 ठो था, वहाँ एक गायब कैसे हो गया? तो यानी इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम देखते हैं अभिकारकों और उत्पादों में दोनों तरफ तत्वों की मात्रा यदि समान नहीं है तो उसे बोला जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, या आप बोल सकते हो कंकाली समीकरण। प्यारे दोस्तों, इस कंकाल कैसा होता है? एक ढांचे के रूप का होता है, इसलिए इसका नाम है एक ढांचा समीकरण भी है। अब आप कहेंगे सर जी क्या कंफ्यूज कर रहे हैं 2-4 ठो नाम बताकर। प्यारे दोस्तों, मैं नाम 2-4 ठो नहीं बताता हूँ, आप NCERT जब पढ़ोगे उसमें आपको सीधा सीधा लिया रहेगा ढांचा समीकरण किसे कहते हैं। ढांचा रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए तो आप कहेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों तरफ, यानी अभिकारक और उत्पादों में दोनों तरफ तत्वों की मात्रा समान न हो, उसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं लिख ही देता हूँ वो डेफिनेशन, तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, दोनों तरफ तत्वों की मात्रा समान नहीं है, तो उसे ही हम लोग ढांचा समीकरण कहते हैं। यार आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको डेफिनेशन भी लिख के दिखा देता हूँ। चलिए प्यारे दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है इसको जान लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे प्यारे दोस्तों कि यदि किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों एवं उत्पादों में, अभिकारक यानी तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ दोनों ओर तत्वों की संख्या समान न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ढांचा या कंकाली समीकरण। तो यार कंकाल का मतलब आप समझते ही है खोखला, यानी ये खोखला ही है ना प्यारे दोस्तों। जब इसका पूरी तरह से कुछ मतलब कि संतुलित नहीं है, दोनों तरफ जब तत्वों की संख्या समान ही नहीं है तो खोखला ही है ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है Mg + O2 बन गया है MgO। अगर हम Mg परमाणु की बात करें तो इधर कितना है Mg परमाणु? 1, और ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो अभिकारक में अभी 2 है। लेकिन जैसे ही हम उत्पाद में पहुँचते हैं, यहाँ हो गया Mg और तो 1, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हुआ? 1। तो यार प्यारे दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक दरवाज़ा है, सामने मान लीजिए कि यहाँ एक भी दरवाज़ा नहीं है, कल जादू से कोई दरवाज़ा आ जाए, क्या ऐसा संभव है क्या? प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई चीज़ इधर है जितना, तो उधर जाते ही गायब नहीं हो जाएगा, वो बचा रहेगा, उसमें रहना चाहिए, यानी दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो कंकाली या ढांचा समीकरण कहलाएगा। अब बात आती है संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो कह रहा है यदि किसी रासायनिक समीकरण में, यहाँ मैंने आपको हाइड्रोजन का भी दिया है, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल जो बनाया है यहाँ भी मैंने दे दिया है प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। इधर दोनों तो 2-2 हैं, लेकिन इधर क्या हुआ? हाइड्रोजन तो 2 हुआ, एक ऑक्सीजन गायब कहाँ हो गया? तो ये भी दोस्तों दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये हुआ हमारा कंकाली समीकरण। अब बात कर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो यहाँ दिया गया है यदि किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों व उत्पादों में दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम यही काट दें तो पूरा का पूरा डेफिनेशन बदल सकता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, एक एक शब्द वहाँ मायने रखता है किसी भी डेफिनेशन में। तो आप यहाँ संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ ले लें हाइड्रोजन H2, यहाँ ले लेते हैं ऑक्सीजन O2, और यहाँ हो गया H2O। प्यारे दोस्तों, घबराइए नहीं, मैं आपको संतुलित करने के लिए आपको एक अलग सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो यहाँ पे यहाँ मैं पहले ही कर देता हूँ आपको संतुलित, उसके बाद आपको सिखाऊंगा करना। आप देख सकते हैं यहाँ अगर देखें तो 2 दूना हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया? 4 ठो है। ऑक्सीजन कितना है प्यारे दोस्तों? 2।
अगर इधर बात कर ले तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है 4। और इधर ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम परमाणुओं की गिनती कर लेते हैं। तो आप पहले बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ आप उसको सीख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा। तो इसमें देखिए प्यारे दोस्तों जो है ना, ये हाइड्रोजन में तो 2 दूना 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के पास ध्यान से जाएगा तो ये 2 ही होगा। तो ऑक्सीजन का कितना हुआ 2। ये कैसे हो रहा है प्यारे दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है और वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों अब समय हो गया है वीडियो को समाप्त करने का। तो प्यारे दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि मैंने अपने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे दोस्तों यदि कहीं दिक्कत हुआ करे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ का नहीं समझ में आया है, तो हम आपको समझा देंगे। तो चलते हैं यार, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।